हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्ते, कैसे हैं आप? तो यह है लेक्चर नंबर 13 और आज हम बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय राशियों की विमाओं की। और ये है पार्ट नंबर 3। विद्युत चुम्बकीय राशियों की विमाओं का पार्ट नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर में हम विमाओं को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के साथ ही हम विमाओं को पूरा कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से लेक्चर नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे विमाओं के अनुप्रयोग। भौतिक राशियों की विमाओं के अनुप्रयोग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज देखते हैं आज हम केवल 3 राशियों की विमाएं देखेंगे, लेकिन ये 3 राशियां की विमाएं पढ़ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से हमें पढ़नी है। तो आज देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि ईजी है। उसके बाद विद्युतशीलता और पारगम्यता नियतांक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ढंग से आपको समझना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप लिखिए, इसे हम M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है विद्युत धारा, इसका सूत्र होता है विद्युत धारा मल्टीप्लाई गुणा में क्षेत्रफल। ये होता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। डिटेल में हम देखेंगे 12th क्लास में कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है विद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं विद्युत धारा को I और क्षेत्रफल को A, तो I इंटू A। यहाँ हम बात कर लेते हैं मात्रक की। सबसे पहले सूत्र के बाद मात्रक I जो है धारा के लिए, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और A है क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया इसका मात्रक। अब बात करेंगे विमा की। ओके, तो द्रव्यमान नहीं है, m0 लंबाई है, m ये मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा L2। समय नहीं है, t0, और धारा है तो A1। तो ये बन गया है इसकी विमा, m0 L2 t0 A1। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चेक कर लेते हैं, ये देखिए m0 L2 t0 A1। तो नेक्स्ट हमारे पास है विमा विद्युतशीलता की। इसको हम क्या क्या कहते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो है राशि है उसको हम प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको आप क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन। इसको ऐसे हम लिखते हैं ये ई है आगे वाला, एक मिनट, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। और इसके नीचे जो ओ है उसको बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसे। और इसे हिंदी में हम बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। ये एक नियतांक है जो कि विद्युत राशियों में आता है। विद्युत राशियों के लिए एक नियतांक है ये। 12th क्लास में हालांकि हम इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम इसकी विमा के बारे में बात करेंगे। तो इसके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात के लिए परावैद्युतांक। निर्वात के लिए परावैद्युतांक। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात के लिए परावैद्युतांक, इसे हम एप्सिलॉन नॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात के लिए परावैद्युतांक। अब बात आती है इसके सूत्र की। तो इसका सूत्र हम निकालते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम ये कहते थे कि 2 आवेश हैं, Q1 और Q2, ये दोनों आवेश हैं, और अगर इनके मध्य की दूरी r है तो इनके मध्य एक बल लगता है। ये बल होता है क्या है? ये एक आवेश है, ये एक आवेश है। तो 2 आवेशों के मध्य, चाहे वो धनात्मक आवेश हों चाहे वो 2 ऋणात्मक आवेश हों, 2 धनात्मक आवेश होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। 2 ऋणात्मक आवेश होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेशों के मध्य अगर दूरी r हो, ठीक है, तो उनके मध्य एक बल लगता है। हो सकता है प्रतिकर्षण बल हो सकता है ये आकर्षण बल हो। तो ये जो बल होता है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, ये जो बल है Q1 Q2 के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के दूरी ये आर के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। आप देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों फॉर्मूले को हम सूत्रों को एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर हमने इन दोनों को एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 को कंबाइंड कर दिया तो ये बन गया F समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर हम जैसे ही नियतांक हटाते हैं तो हमारे पास आता है K, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आपको। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र आया हमारे पास कुलाम के बल का सूत्र आया F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र आ गया हमारे पास। यहाँ पर जो हमारे पास K आया है, अब सुनते रहना थोड़ा सा अच्छी तरह से, यहाँ पर जो हमारे पास K आया है इसे हम कहते हैं कुलाम नियतांक। तो यहाँ पर जो K आया है इसे क्या कहते हैं हम, कुलाम नियतांक। तो सबसे पहले हम विमा ज्ञात करेंगे कुलाम नियतांक की। तो जिसकी विमा ज्ञात करनी होती है सबसे पहले हम उसका सूत्र बनाते हैं, उसका मात्रक लिखते हैं, फिर विमा बनाते हैं। तो K, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका सूत्र। तो हम क्या करेंगे, इस K को अलग कर देंगे, यहाँ से तिर्यक गुणनफल करेंगे, आर स्क्वायर ऊपर गुणा में आ जाएगा और Q1 Q2 बटे में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर गुणा में चला गया और Q1 Q2 आ गया अपॉन में, ठीक है, विभाजन में। तो यहाँ से हमारे पास किसका मान आ गया, हमारे पास आ गया K का। यहाँ पर हम K को ऐसे स्मॉल k इस तरह से लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कुलाम नियतांक का सूत्र, K बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। K इक्वल टू क्या आ गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ओके, याद रखना। तो हमारे पास सूत्र आ गया है कुलाम नियतांक का। तो लिखिए K यहाँ पर कुलाम नियतांक है, जिसका सूत्र आ गया हमारे पास एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो क्या लिखेंगे अब इसका हम मात्रक। तो मात्रक कैसे लिखते हैं, F मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और Q1 किसका मात्रक है, Q1 क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम। तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। समझ में आई बात। F के लिए न्यूटन, R है दूरी मीटर, मीटर स्क्वायर, और Q1 और Q2 का हो जाएगा कुलाम इंटू कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलाम स्क्वायर हो गया इसका मात्रक। मात्रक क्लियर हुआ आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर से मात्रक लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कुलम स्क्वायर। अब जल्दी से हम लिखेंगे इसका वीमा। तो लिख लीजिए वीमा। तो न्यूटन की वीमा सबको याद है, क्या लिखते हैं M1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं L2, और यहाँ पर कुलाम है, कुलाम की जगह आ जाएगा AT। तो यहाँ पर AT और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर देखिए L2 और L1 बन जाएगा L3, तो ये बन जाएगा ऊपर M1 L3 T-2। अब ये देखिए ये बन जाएगा यहाँ पर A2 T2। ये देखिए AT का स्क्वायर हो रहा है तो ये बन जाएगा A2 T2। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख सकते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ M1 L3 T-2, और एक मिनट, ओके, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास A2 और T2। तो मेरे पास थोड़ी जगह का कम पड़ रही है तो मैं एक मिनट इसको रब करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले ये T2, ठीक है। तो M1 L1 और L2 L3 T-2 और अपॉन में कितना आ गया A2 T2। तो ओके, मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ उसको। ओके, तो यहाँ पर हमने कितना कर लिया था, अभी तक हमारे पास आ गया था M1 L3 T-2 और यहाँ आ गया था A2 T2, याद रखिएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। T2 ऊपर जाके बन जाएगा T-2 और A2 भी ऊपर जाके बन जाएगा A-2। तो यहाँ आ जाएगा इसके बाद हमारे पास M1 L3
t-4, ये देखिए t-4, ये क्लियर हुआ आपको t-4, t2 पर जाके t-2 तो t-4 और ये आ जाएगा a-2। ओके, तो हमारे पास विमा आ जाएगी k की, k कौन है, कुलाम नियतांक, और कुलाम नियतांक की विमा आएगी m1 L3 t-4 a-2, m1 L3 t-4 a-2। तो चेक कर लेते हैं, सॉरी, तो हम यहाँ से, ये तो हमारे पास आ गई कुलाम नियतांक की। अब होता क्या है, हम देखते हैं कि कुलाम नियतांक का आगे एक और सूत्र होता है जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बात ये आती है कि ये चीज़ डिटेल में हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमें विमा निकालनी है इसकी। समझ रहे हैं आप बात ये? ओके, तो k इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है, ये क्या है, k कुलाम नियतांक। इसका एक और सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र निर्वात के लिए होता है, डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी आप ये देखिए, k कुलाम नियतांक का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। अभी तक हमने किसकी विमा निकाल चुके हैं? हम कुलाम नियतांक की विमा निकाल चुके हैं। अब हमें विमा ज्ञात करनी है एप्सिलॉन नॉट की। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। सुनते रहिएगा। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करनी है, तो मुझे एप्सिलॉन नॉट का पहले सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट और के, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के अपॉन में आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट इक्वल के इधर चला जाएगा, तो ये 1/4 पाई k3, ये गुणनफल हो गया ये। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे मात्रक। किसका मात्रक लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट का। अब ध्यान से देखिए, तो मात्रक के लिए देखिए 4, यहाँ पे 4 दिख रहा है, ये एक अंक है, अंक का कोई मात्रक नहीं होता। फिर आगे आ गया पाई का कोई मात्रक नहीं होता। फिर के आ गया कुलाम नियतांक। कुलाम नियतांक का मात्रक है न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के का मात्रक है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बट्टे में कूलाम स्क्वायर आ रहा है, बट्टे कूलाम स्क्वायर। अब ये कूलाम स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये मात्रक बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बन गया? कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया? के का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने फाइंड की 1/4 पाई के। 4 एक नियतांक है, सॉरी नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। पाई एक नंबर है 3.14, कोई नियतांक नहीं होगा। के का नियतांक होता है, के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अपॉन में कूलम स्क्वायर ही चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा मात्रक कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब अभी तक हमने क्या कर लिया है? अभी तक हमने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लिया है, जो कि है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी विमा का परिकलन कर लेंगे। तो विमा कैसे ज्ञात करेंगे? कुलाम की विमा होती है AT, तो कूलम स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा AT स्क्वायर। सुनते रहिएगा। न्यूटन की विमा होती है M1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे L2। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, देखते रहिए, ये बन जाएगा A2T2, ये ऊपर बन जाएगा A2T2 और नीचे M1 L1 और L2 क्या बन जाएगा? L3। तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में M1 L3 T-2। ये क्लियर हो आपको? M1 L3 T-2। ओके, तो फाइनल आंसर हम ऊपर लिखते हैं। एक बार इसको रब कर लेता हूँ मैं। ओके, फाइनल आंसर हम यहाँ लिख देंगे। देखिए, ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए, ये M1 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? M-1। L3 बन जाएगा L-3। अब T-2 ऊपर इन्वर्स होके बन जाएगा T2। ये देखिए, ये बन जाएगा T2। ओके, और ये आगे हमारे पास पड़ा है A2 और ये पड़ा है हमारे पास T2। ये देखिए, आप फिर समझिए, M1
ये जो है ये बन जाएगा m-1, L3 बन जाएगा L-3 ऊपर जाके, और T-2 बन जाएगा हमारे पास T2, ये देखिए, और ये A2 T2 हमारे पास पड़ा। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास m-1 L-3 T4 A2। ये क्लियर हुआ आपको? m-1 L-3 T4 A2। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर चेक कर लेते हैं। m-1 L-3, ये देखिए m-1 है, L-3 T2, और T2 कितना बन गया? T4 और A2। m-1 L-3 T4 A2 फिर से लिख देते हैं इसे हम। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से हम। यहाँ पे देखिए m-1 L-3 T4 A2, ये देखिए m-1 L-3 T4 A2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कूलाम नियतांक का, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कूलाम नियतांक की विमा ज्ञात की, जो कि थी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। फिर एप्सिलॉन नॉट की विमा मात्रक हमने ज्ञात किया, जो था कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात की। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। अगर आपके पास आ जाए सापेक्ष विद्युतशीलता, जैसे एप्सिलॉन नॉट था, इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, लेकिन अगर आपके पास आ जाए एप्सिलॉन आर तो इसे आप बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। मैं लिख देता हूं, यहां पर लिखते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। तो अगर आपके पास इस तरह से आ जाए एप्सिलॉन आर, तो हमेशा याद रखिएगा ये मात्रकहीन है और ये विमाहीन है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो आपको पता है कितना है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं है और कोई भी विमा नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे मात्रकहीन, और ये साथ में विमाहीन भी है। ये क्लियर हुआ? जबकि एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और विमा हमने पढ़ लिए हैं। एप्सिलॉन आर आ जाए तो एप्सिलॉन आर का मान क्या है, नाम क्या है? सापेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है? सापेक्ष विद्युतशीलता। ये मात्रकहीन और विमाहीन है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। पारगम्यता नियतांक या मुक्त आकाश के लिए चुंबकशीलता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पारगम्यता नियतांक। नेक्स्ट जो हमारे पास राशि है, नियतांक है, वो है म्यू नॉट। इसको हम बोलते हैं निर्वात की, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता इसे हम बोलते हैं म्यू नॉट को। साथ में हम इसे पारगम्यता नियतांक भी कहते हैं। एक मिनट, इसे हम पारगम्यता नियतांक भी कहते हैं। तो निर्वात की चुंबकशीलता भी बोलते हैं, पारगम्यता नियतांक भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसकी विमा किस प्रकार निकालनी है हमें? तो देखिए, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बायो सावर्त। क्या नाम था? बायो सावर्त। ये आप 12th क्लास में जो बात बता रहा हूँ आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको जो मैं बेसिक बता रहा हूँ वो सुनते रहिए। तो उन्होंने बताया कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यह आपने बात 10वीं में भी पढ़ी थी, 10th क्लास में पढ़ी थी, कि जब भी एक किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम B द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है धारा के। अगर जितनी ज़्यादा हम तार में धारा प्रवाहित करवा रहे हैं उतना ही ज़्यादा तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्लियर हुआ? ओके, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी तार की, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। लेकिन हम जितना दूर जाएंगे तार से चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो आपने क्या देखा, बायो सावर्त ने अपने प्रयोग द्वारा बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा B है। ठीक है, ओके। ये जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है ये धारा के समानुपाती होता है। मतलब धारा अगर ज़्यादा बहेगी, धारा का मान ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, और अगर चालक तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो भी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा।
और हम अगर चालक तार से दूर जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र फिर कम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो जैसे ही हम यहाँ से नियतांक समानुपाती हटाएंगे, हमारे पास एक नियतांक आ जाएगा म्यू नॉट। ये म्यू नॉट ही यहाँ पर हम इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता नियतांक हम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट, तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको? म्यू नॉट समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इस बार कांस्टेंट आया म्यू नॉट। तो अब हम अगर म्यू नॉट का सूत्र बनाएं तो देखिए बी आर स्क्वायर अपॉन में आई एल आ जाएगा। अगर हम म्यू नॉट का मान ज्ञात करें तो देखिए थोड़ा ढंग से, आर स्क्वायर आ जाएगा गुणा में और आई एल आ जाएगा बटे में, तो ये बन जाएगा बी आर स्क्वायर बटे आई एल। तो ये हमारे पास किसका सूत्र आ जाएगा? म्यू नॉट का। तो हम अब म्यू नॉट का सूत्र आ गया तो म्यू नॉट के बारे में बात करते हैं। तो म्यू नॉट का सूत्र हमारे पास आ गया है सूत्र आता है तो हम इक्वल लिखेंगे, म्यू नॉट इक्वल आ गया बी आर स्क्वायर बटे आई एल। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। सबसे पहले हमने बात की थी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो याद कीजिए हमने F बराबर बिल निकाला था एक फॉर्मूला, वहाँ से हमें पता लगा था कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बी का मात्रक टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी होता है। आर स्क्वायर यहाँ पर दूरी है तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर बट्टे में आई मतलब धारा, धारा का बन जाएगा एम्पियर, और एल है मीटर तो ये बन जाएगा मीटर। यहाँ पर आप देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये क्लियर हुआ? मीटर स्क्वायर बन जाएगा मीटर इंटू मीटर, ऊपर मीटर स्क्वायर से कैंसिल, और ये मात्रक हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का मात्रक हमारे पास क्या आ गया है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये मात्रक आ गया है। अब मात्रक आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? विमा ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं म्यू नॉट का मात्रक, फिर से लिखते हैं। म्यू नॉट का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ऑफ वीमा की बात करते हैं तो न्यूटन के लिए हम लिखेंगे m1 L1 T-2, ओके, और एम्पियर है तो ये बन जाएगा A2। अब आपको पता है ये A2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? A-2, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं m1 L1 T-2 A-2, ये क्लियर हुआ आपको? m1 L1 T-2 A-2 क्लियर हुआ। तो क्या मात्रक क्या बना हमारे पास म्यू नॉट का? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब न्यूटन का होता है m1 L1 T-2 और एम्पियर का होता है एम्पियर स्क्वायर, तो A2 वीमा होती है एम्पियर की, A ही होती है, तो A2 पर जाके बन जाएगा A-2। तो ये हमारे पास आ गया है म्यू नॉट के लिए वीमा। ओके, अब हम फिर से बात करते हैं कि म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका हमने देखा इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और उसकी वीमा भी होती है, हमने अभी वीमा निकाली। लेकिन अब अगर आपके पास आ जाए म्यू आर, जैसे आपने देखा था एप्सिलॉन आर, वैसे ही होता है म्यू आर, इसको बोलते हैं हम सापेक्ष चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? अगर म्यू आर आ जाए तो क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। तो म्यू आर होता है सापेक्ष चुंबकशीलता, और ध्यान रहे कि ये मात्रकहीन होता है। क्या होता है ये? मात्रकहीन, और साथ ही ये वीमाहीन भी होता है। तो सॉरी, मैं थोड़ी राइटिंग इसमें ऐसी ही लिखी जा रही है। ओके, ये मात्रकहीन है, आपको समझ में आ गया होगा यार, वापस से बना देता हूँ। ये देखिए मात्रकहीन, कोशिश करते हैं अच्छा, ये देखिए अच्छा लिखता हूँ, और वीमाहीन। तो क्या होता है? जो म्यू आर होता है इसे हम सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, और ये मात्रकहीन होता है और ये वीमाहीन भी होता है। जैसे एप्सिलॉन आर भी सापेक्ष विद्युतशीलता होती है, ये भी मात्रकहीन होती है और वीमाहीन होती है, ठीक है। जबकि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का हमने मात्रक और वीमा दोनों पढ़ ली। तो इसी के साथ हम वीमा जो टॉपिक है हमारा आज कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे वीमाओं के अनुप्रयोग। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।